सो हे व्हाट्सअप। और आज से क्या, आज स्टार्ट करते हैं अपना बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और ये काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी आज मैं यहाँ पे कराऊँगा आपको ब्लड तक पूरा, यानी अप टू लिम्फ के पहले तक 18.1 में आज आपका ख़त्म कर दूँगा। लगभग 30 से 40 मिनट लगेगा, इंक्लूडिंग बायोहैक। इंक्लूडिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बायोहैक, वो भी लेटेस्ट एडिशन, फिफ्थ एडिशन, ठीक है। तो बायोहैक 5th एडिशन जो है ये अपना आज हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो चलिए, यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक है। यानी कि तुम पढ़ चुके हो कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं हैव प्रोवाइडेड विथ, यानी कि जितने भी लिविंग सेल हैं उसको हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, तो उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स, O2 और अदर एसेंशियल सब्सटेंस देते हैं। ऑल्सो द वेस्ट जो वेस्ट है अपने को बॉडी का और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी रिमूव होते हैं कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। यानी कि टिश्यू के अच्छे रहने के लिए हम लोग क्या क्या बहुत कुछ करते हैं। जैसे टिश्यू को ऑक्सीजन देते हैं, टिश्यू को न्यूट्रिएंट देते हैं, टिश्यू को बहुत सारे सब्सटेंस देते हैं। फिर उसके बाद जितना भी अपने बॉडी में वेस्ट है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वो सबको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, ताकि अपना प्रॉपर फंक्शनिंग होते रहे और आदमी हेल्दी रहे, ठीक है। तो इट इज़ देयर फॉर एसेंशियल टू हैव इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंस टू सेल्स एंड फ्रॉम सेल्स। यानी देखो, यानी कि एक हम लोग को एसेंशियल मैकेनिज़्म चाहिए ताकि हम लोग के टू एंड फ्रॉम सेल्स वाला काम होता रहे। यानी कि फ्रॉम सेल्स हम लोग लेके कहीं डाल दे और फिर सेल्स को वापस ले आके कुछ दे दे। तो इसके लिए हमको कुछ चाहिए होगा ना, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अच्छा सा चीज़ चाहिए होगा। तो देखो, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। यानी कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या किए हैं, अपना अलग अलग एक मतलब कि पाथ बना लिए हैं कि हमको कैसे अपना ट्रांसपोर्ट करना है। तो देखो, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट जो है वो सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेज। यानी देखो, पहला बात करते हैं तो देखो, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, देखो उसमें भी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी यही, मैं बॉडी फ्लूइड बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग और एक्सचेंज में भी यही बात था। सबसे पहले सिलेंट्रेट और स्पॉन्जेस ये सब भी आया था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। देखो, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स विद इन द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। तो ब्लड जो है, ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ब्लड जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है अपने बॉडी फ्लूइड के लिए, जो कि मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपना ह्यूमंस भी आता है, और इसी पर्पस के लिए हम लोग को ब्लड चाहिए होता है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, लिम्फ, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन हियर इन, ठीक है। बात करते हैं ब्लड की। आ जाओ, अब चालू हुआ, वो इंट्रोडक्शन था, अब देखो अब चालू हुआ मेन चीज़। तो देखो, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी देखो, यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि फ्लूइड, जो ब्लड इज ए फ्लूइड पोर्शन, और जिसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या क्या इसमें कंसिस्ट करता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो देखो, मैं अगर बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे गौर से मैं लिख भी देता हूँ। देखो, फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ पे से आ जाओ इधर, इसमें लिखो फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा लगभग सेम ही होता है, ठीक है। तो फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा सेम होता है, और ये कितना परसेंट होता है, तो 55%, ठीक है। 55% होता है, और 55% में 90 से 92% जो होता है वो H2O होता है, ठीक है। और इसमें जो अपना 6 to 8% जो होता है, 6 to 8% जो होता है वो अपना क्या होता है, एल्बुमिन, यानी कि जितना भी प्रोटीन होता है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज एट्सेट्रा, ठीक है। और
इसके बाद आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है अपना 45% पाया जाएगा। 45% में से अपना जो होगा 45% में अपना एक तो होगा RBC, दूसरा होगा WBC और तीसरा होगा अपना RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होगा या ये होगा प्लेटलेट्स होगा, ठीक है। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये कितना होगा अपना 45% ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बात है कि प्लाज्मा। प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा देखो, प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंटेंट्स 6 to 8% ऑफ इट। यानी कि प्रोटीन कौन सा, तो फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन आर द मेजर प्रोटीन, ठीक है। इसमें लिख दिया हूँ मैं अपना ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो होता है ये फाइब्रिनोजेन वाला काम करता है, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और एक फाइब्रिनोजेन यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। यहाँ पे फाइब्रिनोजेन भी लिख लो, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन और क्या है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजेन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं ना होगा तुमको, थ्रोम्बो लिख देता हूँ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो। और फिर क्या, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। फिर आ जाओ, 90 to 92% वाटर है और प्रोटीन 6 to 8% होता है। इसमें फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन जो होता है वो मेजर प्रोटीन होता है। आगे आ जाओ, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो फाइब्रिनोजेन जो होता है किस चीज़ के लिए काम आता है, फाइब्रिनोजेन नीडेड है किस चीज़ के लिए, क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। आ जाओ पीछे वाले पेज में भी इसको मार्क कर देता हूँ कि प्लाज्मा जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड होता है, एक विस्कस फ्लूइड है जिसके अंदर 55% ऑफ ब्लड है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर और प्रोटीन जो है 6 to 8% होता है और इसके अंदर फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन जो होता है वो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, तो फाइब्रिनोजेन की बात करते हैं तो ये क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में काम करता है। ग्लोब्यूलिन जो है वो प्राइमरली इन्वॉल्व है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्बुमिन जो है वो ऑस्मेटिक बैलेंस बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ पर तुम एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि फाइब्रिनोजेन के अलावा भी जो है अपना दो वो चीज़ और है, कौन सा, तो प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा, THROMO, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फिर फाइब्रिनोजेन। यानी ये तीन जो है, ये तीन ही मिलके अपना ये करता है, फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बो, ये जो तीनों हैं दिख रहा है तुमको, यही तीनों मिलके अपना क्या करता है, क्लॉटिंग करवाता है और कोगुलेशन ऑफ ब्लड कराता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, ये तुमको पता ही होगा क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडी। ये क्या करता है, फॉर्मिंग एंटीबॉडी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपना एल्बुमिन की, तो एल्बुमिन जो होता है अपना ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूँ तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स जैसे कि Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- एक्सेट्रा। ये देखो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जो प्लाज्मा है वो अपना क्या क्या कंटेन करता है, तो प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na+, Ca+, Mg2+, Cl+ एक्सेट्रा, ठीक है। फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे ऑलवेज ट्रांजिट इन द बॉडी, ठीक है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि अपना 45% ऑफ वॉल्यूम ये घेरता था। यहाँ पे लिख लो कि 45% ऑफ ब्लड वॉल्यूम इसके पास है, ठीक है। इसके आगे आ जाओ एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट क्या होता है, WBC, एरिथ्रोसाइट क्या होता है, RBC और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स होता है। इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, ठीक है। यानी कि ये 45% ऑफ द ब्लड घेरता है। तो अब आ जाओ इसमें मार्क क्या करना है कि 45% को मार्क कर लो यहाँ पर, ठीक है, 45% ऑफ ब्लड। उसके बाद देखो
एरिथ्रोसाइट और आरबीसी आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स। ए हेल्दी अडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज ऑफ 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, यानी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये आ चुका है कि एरिथ्रोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, और मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द ब्लड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा होता है। और ऑन एन एवरेज 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड पाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। आरबीसी आर फॉर्म्ड ऑन द रेड बोन मैरो इन अडल्ट। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। They have red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and the name of these cells। ठीक है, a healthy individual has 12 से 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood। These molecules play significant role in transport of respiratory gases। The RBC have an average life span of 120 days after which they are destroyed in spleen, जिसको हम लोग graveyard of RBC कहते हैं। चलिए अब देखो अब सुनो, गौर से सुनो। देखो आरबीसी जो है, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे बनते हैं, तो रेड बोन मैरो ऑफ अडल्ट। आरबीसी जो है रेड बोन मैरो में बनते हैं। यानी देखो, अगर मैं आरबीसी की बात करूँ तो आरबीसी के प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रो क्या कहेंगे उसको, एरिथ्रो क्या बनना, एरिथ्रो बनना को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे, पोएसिस, एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस बोलेंगे। अगर 0 से 3 मंथ का होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रोनिक स्टेज। इसमें कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा यॉक सैक में, यॉक सैक में। सब PYQ आ चुका है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। 3 to 9 मंथ का होगा, MONTH, मदर लिख दिया क्या मैं, थोड़ा सा कभी कभी क्या है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का। मंथ, ठीक है, 3 to 9 मंथ का अगर हुआ, पेट में ही है अभी बच्चा, ठीक है, बाहर नहीं निकला है, वो अभी अंदर ही है, अभी वो बेबी है। ठीक है, तो इसका कहाँ बनेगा, लीवर में। फिर उसके बाद अब बाकी जो है आफ्टर बर्थ कहाँ पे बनेगा, तो बोन मैरो में बनेगा। ठीक है, फिर देखो आगे आ जाओ। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ द ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट, आरबीसी जो होता है वो डिवॉइड, देखो यहाँ पर तो ये लिख लो कि रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इन अडल्ट भी लिखना जरूरी है। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इसलिए बाइकॉन्केव इन शेप होता है। ये रेड कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके पास आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहेंगे, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन है, हेंस इसका कलर और नाम दोनों सेटिस्फाई करता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में अपना 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड पाया जाएगा। देखना तुम कभी कभी ना, तुम अपने घर में देखना कि भाई सबके जो होता है कि अपना मतलब कि हीमोग्लोबिन जो होता है सबका निकलता है। ठीक है, जैसे मम्मी का, किसी का पापा का, किसी की दीदी का, ये सबका हीमोग्लोबिन एक बार जचाया जाता है, तो उसमें तुम सुनते होगे कि अरे 18 ग्राम ही निकला है। तो टोटल 18 ग्राम नहीं है, 18 ग्राम पर 100 ml होता है। ठीक है, पर 100 ml, बहुत अच्छा ऐसा होता है। तो ऑन एन एवरेज फीमेल का जो होता है वो होता है 12 ग्राम, और मेल का जो होता है वो अपना कितना होता है, 15 ग्राम लगभग होता है एवरेज। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो आगे आ जाओ। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी ये क्या करते हैं, कौन से, तो आरबी हीमोग्लोबिन। ये पिछले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, ऑक्सीजन और CO2। मैं पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि एक हीमोग्लोबिन में कितना 4 ml ऑफ ब्लड, 4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ना कि 4 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें ऐसे ही होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन, 1 हीमोग्लोबिन से 4 O2 कैरी होता है, समझे। तो देखो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी तुम देखे होगे कि हाँ 20 से 25% मोर इसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, और मैं बताया हूँ पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाओ, आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी ये जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, जिसको हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। यानी आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन है 120 डेज का, और ये स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। तो ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स, दे आर कलरलेस। ये क्या होता है, कलरलेस होता है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। They are nucleated and are relatively lesser in number which average 6000 to 8000 per mm cube of blood। देखो बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। तो ल्यूकोसाइट क्या करता है, एक WBC कहलाता है और कलरलेस होता है, ठीक है। फिर इसका न्यूक्लिएटेड होगा 6 से 8000 पर mm क्यूब ये पाया जाएगा। तो ल्यूकोसाइट जो होता है वो जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है और मेनली दो कैटेगरीज में आता है। मेन दो कैटेगरीज है इसका, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आता है अपना न्यूट्रोफिल, इओसोनोफिल और बेसोफिल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है वो ई ग्रेन्युलोसाइट होता है, ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल की मैं बात करूँ तो मोस्ट अबंडेंट होता है कौन, तो न्यूट्रोफिल होता है वो मोस्ट अबंडेंट होता है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट 60 से 65% ऑफ द टोटल WBC होता है। बेसोफिल जो होता है वो 0.5 से 1% पाया जाता है, ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, उसका मोनोसाइट 6 to 8% ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स होता है विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय एंटरिंग द बॉडी। और बेसोफिल जो होता है वो सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन एक्सेट्रा एंड आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, ठीक है। आप देखो ऐसा ऐसा ये बस बात बोल दिया। और एक इओसोनोफिल के बारे में बोल दिया कि 2 से 3% होता है जो कि रेजिस्ट करेगा इन्फेक्शन एंड आर ऑल्सो अभी मैं पढ़ के पूरा बताता हूँ तुमको, देखो एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, किसके एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होते हैं। और लिम्फोसाइट जो होता है वो 20 से 25% ऑफ टोटल, इसके बी और टी फॉर्म्स होते हैं। बोथ बी और टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। आ जाओ यहाँ पे, अब देखो तुम यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं देखना है तुमको, सिर्फ यहाँ देखना है। अब देखो मैं बात करता हूँ ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट की, यहीं से बात करता हूँ। आ जाओ ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर पहला क्या आ जाएगा, इओसोनोफिल। मैं बोलूँगा पहला इसको इओसोनोफिल ही, ठीक है, खुल जा। इसको मैं पहला बोलूँगा क्या, इओसोनोफिल, इओसोनोफिल, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्या बोलूँगा, पहला इओसोनोफिल, दूसरा अपना बेसोफिल और तीसरा अपना न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रो। और ए ग्रेन्युलोसाइट में मैं क्या बोलूँगा, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। आ जाओ पहला बात करते हैं इओसोनोफिल की। इओसोनोफिल जो होता है वो कितना होता है, 2 से 3% होता है, ठीक है, ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी कि 240 पर mm क्यूब मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये तुमको याद रखना है, ठीक है। याद कैसे रखना है, निकाल ही लेना है, तुम आराम से निकाल सकते हो। देखो ना कितना 6000 से 8000 था, तो 8000 मैं मानता हूँ कि अगर हुआ तो 8000 का 3% कितना होगा, 8000 गुने 3/100 कर दिए, इसको काट दिए तो कितना आ गया, 240 आ गया। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इओसोनोफिल है जो कि पाया जाएगा। ऐसे ही देखो दूसरा इओसोनोफिल का आप काम भी लिख लो, यहीं पे लगे हाथ काम लिख लिए कि ये क्या करता है, रेजिस्ट इन्फेक्शन, माने कि इन्फेक्शंस एंड पैरासिटिक, माने कि एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन वाला ये बचाता है, ठीक है। क्या क्या करता है अपना याद रखो कि एलर्जी और पैरासिटिक, ये एलर्जी यहाँ पे लिख दो ना, एलर्जी लिख दो पहले, एलर्जी ज़्यादा बढ़िया रहेगा लिखना यहाँ पर, हाँ, एलर्जी एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपना, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब आ जाता है बेसोफिल में। बेसोफिल को हम लोग और क्या कह सकते हैं, बेसोफिल को हम लोग मास्ट सेल भी कहते हैं, मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल भी कहते हैं बेसोफिल को। ये कितना होता है, 0.5 से 1% होता है ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये 3 वो चीज़ रिलीज़ करता है, 3 केमिकल्स। क्या करता है, रिलीज़ करेगा, रिलीजेस 3 केमिकल, ठीक है। 1 इससे लिखो, आ जाओ, 1 हेपारिन, मैं सबका काम बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हेपारिन क्या होता है कि ब्लड कोगुलेशन में काम करता है। क्या करता है, ब्लड माने कि एंटी कोगुलेंट, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, ब्लड कोगुलेशन में काम करता है, यानी कि क्या होगा, एंटी कोगुलेंट होता है। दूसरा हिस्टामिन क्या करता है कि वैसोडाइलेटर होता है,
वैसो डाइलेटर, वैसो डाइलेटर होता है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स को खोल देता है। और ऑल्सो वैसो डाइलेटर एंड ऑल्सो क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ठीक है। और तीसरा मैं बात करता हूँ अपना हेपारिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो होता है एक वीक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है, वीक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर वीक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है क्योंकि ये सिर्फ कैपिलरीज के ही लिए काम करेगा, कैपिलरीज को बंद करता है, ठीक है। कहीं खून बह जाता है तो तुरंत वहाँ पे आके बंद करता है, तो किसका काम है, सेरोटोनिन का काम है, ठीक है। फिर आ जाओ तीसरा बात करते हैं, तीसरा बेसोफिल हो गया। फिर उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, अपना हो गया इओसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया। अब आ जाओ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है 60 से 65%, कितना 60 to 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो जाएगा, ठीक है। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हो जाएगा। आज शायद मेरे से इतना ही हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, 6:30 हो गया है सुबह का, मुझे क्लास भी जाना है शायद, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल में क्या हो जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट हो जाएगा 60 से 65% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूट्रोफिल को हम लोग क्या क्या कह सकते थे, ये माने कि न्यूट्रोफिल क्या करता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, माने कि क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, सीधी सी बात है, फैगोसाइटोसिस यानी इनगल्फ करना, साइटोसिस करता है, ठीक है। फिर ये तो हो गया अपना इसका बात, किसका बात, ग्रेन्युलोसाइट का बात। अब बात कर लेते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट की। तो ए ग्रेन्युलोसाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखो ए ग्रेन्युलोसाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर पहला आ जाएगा मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, तो मोनोसाइट जो होता है लार्जेस्ट होता है, सीधी सी बात है, लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट WBC होता है, ठीक है। ये 6 to 8% ही पाया जाएगा, ठीक है, और टोटल ल्यूकोसाइट 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मॉर्फिज्म यानी कि ये अपना शेप को अमीबॉइड कर लेता है, यानी अमीबॉइड कर लेता है, ये अपना शेप को अमीबॉइड कर लेता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भी जो है ये भी फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस करता है। दूसरा बात कर लेते हैं अपना मोनोसाइट हो गया। अब बात करते हैं अपना लिम्फोसाइट का, ठीक है। तो लिम्फोसाइट का अगर मैं बात करूँ, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है, ये 20 से 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा, TLC, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो उसमें वही बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट वाला कहानी है कि ये अपना जाके अपना ये कर लेगा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट वाला कहानी है कि दोनों जो होता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ था पीछे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी और टी लिम्फोसाइट होता है जो कि ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है। तो यहीं पर लिख लो सीधे सीधे इम्यून रिस्पॉन्स, लिम्फोसाइट, और ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स कराएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा बात। अब देखो डायग्राम, ये RBC का डायग्राम है, ये प्लेटलेट्स का डायग्राम है, प्लेटलेट्स को अभी एक बार बता देता हूँ, उसके बाद डायग्राम देख लेना। फिर ब्लड ग्रुपिंग हम अपन कल करेंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स तक अपन ब्लड ग्रुपिंग तक पूरा कर लेते हैं, ठीक है। देखो प्लेटलेट्स जो है ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट में एक स्पेशल सेल है बोन मैरो के अंदर, इसीलिए देखो एक ऐसा ये होता है, इसमें पिज़्ज़ा की तरह कट कर दो इसको, बस इसका एक एक फ्रैगमेंट निकाल दो। जैसे ये है ना छोटा सा फ्रैगमेंट, ये अपना जो हो जाएगा एक मेगा कैरियोसाइट का एक टुकड़ा हो जाएगा, और इसी को हम लोग प्लेटलेट्स कहेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग प्लेटलेट्स कहेंगे। तो ये कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³ होगा। वो वाला याद रखना कि RBC जो होता है वो कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन होता है। WBC जो होता है 6 to 8 K होता है पर mm³। और जो थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स जो है वो कितना होगा, 1.5 से 3.5 लाख याद रखना। इसका यूनिट मिलियन है, इसका यूनिट थाउजेंड है, और इसका यूनिट लाख है, लाख, थाउजेंड, मिलियन, तीनों अपना ऐसे ही याद रहेगा कि लाख, थाउजेंड, मिलियन। क्योंकि RBC सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसलिए वो मिलियंस में होंगे, WBC कम पाया जाता है इसलिए वो 1000 में होगा, और ये लाखों में होगा, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। A reduction in the number can lead to clotting disorder which will lead to excessive loss of blood from the body। देखो आ जाओ, प्लेटलेट्स जो है उसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज
को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। फिर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मेगा कैरियोसाइट, जो कि एक स्पेशल सेल्स है बोन मैरो के अंदर। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर mm³, ठीक है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस जो कि इन्वॉल्व होता है कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ए रिडक्शन इन नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द बॉडी। देखो फिर से समझो, प्लेटलेट्स जो है इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे। ये कहाँ से होता है, इसका सेल फ्रेगमेंट्स होता है। ये क्या होता है, एक सेल फ्रेगमेंट है मेगा कैरियोसाइट का। जैसे ही कुछ होता है वहाँ पे तुरंत फ्रेगमेंट को रिलीज़ कर दिया जाता है कि जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। फिर वो क्या करता है, वहाँ पे 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ये पाया जाता है, ठीक है। फिर पर mm³ तुम समझो ना, पर mm³ भी पाया जाता है इतना, यानी कि पर लीटर हो गया ये, पर लीटर। mm³ क्या हो जाता है, लीटर हो जाता है। फिर देखो, रिलीजेज ऑफ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि इसका काम क्या है, ब्लड का क्लॉटिंग और कोगुलेशन कर देता है। ये रिडक्शन इन नंबर, इसका रिडक्शन इन नंबर अगर ये घट गया तो क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर ये घट गया, समझो गौर से देखो, अगर मान लो कि रिडक्शन इन देयर नंबर, तो क्या करेगा, लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ये क्या करेगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर करवा देगा, जिससे क्या होगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने लगेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ, इसका हम लोग बायोहैक को कर लेते हैं यहाँ तक का, ठीक है। तो चलिए 1 सेकंड के अंदर बायोहैक करते हैं। लेकिन एक चीज़ अभी तो छूट रहा है, ये वाला डायग्राम सब देख लो। ये आरबीसी का डायग्राम होता है, ठीक है। याद रखना है कि ये आरबीसी का डायग्राम है, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स का है क्योंकि ये मेगा कैरियोसाइट का फ्रैगमेंट्स है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ये इओसोनोफिल है, देखो इओसोनोफिल जो होता है ना, ये बहुत, इसके अंदर क्या होता है, हेडफोन्स लगे होते हैं। इओसोनोफिल को गाना बहुत पसंद है, इसलिए इओसोनोफिल, इओसिनो है, सिनो, इओसिनो यानी सिंगो, सिंग, SIN से सिंग होता है, इसलिए इसको हेडफोन पसंद है, इसलिए इसके अंदर हेडफोन है। बेसोफिल जो होता है ये ऐसा दिखेगा। न्यूट्रोफिल जो होता है देखो ऐसा दिखेगा, क्योंकि देखो न्यूट्रोफिल जो होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कितना होता है, वो मल्टी यानी कि 5 को होता है, इसलिए ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। यहाँ मैं बताया नहीं क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट है। मोनोसाइट जो होता है लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है और लार्जेस्ट सेल होता है, याद रखना है। और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कुछ ऐसा दिखेगा, देखो टी लिम्फोसाइट थोड़ा उसका बड़ा होगा अंदर वाला पोर्शन, और बी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, याद रखना है। और उसके अंदर ये देखो कितनी सारा है इसके अंदर, बेसोफिल के अंदर, ये याद रखना है। आ जाओ, तो चलो अब बायोहैक को शुरू करते हैं। तो देखो खुल चुका है बायोहैक, और चलो अपन चालू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। चलो, ऑर्गेनिज्म विच सर्कुलेट वाटर थ्रू देयर बॉडी कैविटी फ्रॉम सराउंडिंग आर, देखो इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स, लोअर लिखा हुआ था स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स। लिम्फ ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस, लिम्फ ऑल्सो हेल्प करता है, तो बिल्कुल करता है, पढ़े हुए हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 चीज़ें, ब्लड के अंदर 2 चीज़ होगा, कौन सा, एक तो फ्लूइड पोर्शन और एक दूसरा मतलब कि एक प्लाज्मा लिख लो, प्लाज्मा, जिसको हम लोग फ्लूइड पोर्शन भी बोलेंगे डायरेक्ट, उसमें कुछ ये नहीं होता, फ्लूइड पोर्शन, प्लाज्मा और फ्लूइड पोर्शन। एंड दूसरा क्या हो जाता है अपना, दूसरा जो हो जाता है अपना कौन सा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा इज डैश कलर, प्लाज्मा कौन सा कलर होता है बता, तुमको खुद याद होगा, स्ट्रॉ कलर, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्लाज्मा कौन सा कलर का होता है, तो स्ट्रॉ कलर होता है। तो प्लाज्मा का बात करते हैं, तो 1 सेकंड रुकिए। तो प्लाज्मा का बात करते हैं, तो प्लाज्मा कंस्टिट्यूट नियरली कितना % ऑफ ब्लड, प्लाज्मा के अंदर कितना % ब्लड आता है, तो 55% ब्लड आता है, याद है। प्रोटीन एंड वाटर कंस्टिट्यूट 90 से 92% एंड डैश % ऑफ प्लाज्मा रिस्पेक्टिवली, यानी कि देखो क्या बोलता है कि प्रोटीन का पहले बात हुआ ना, प्रोटीन का पहले बात हुआ, सॉरी गलती से लिख दिया, वाटर पहले लिख दिया। तो वाटर जो होगा वो 90 से 92% हो जाएगा, और प्रोटीन जो हो जाएगा वो 6 to 8% होता है, याद रखना है। मेजर प्रोटीन्स, 3 को मेजर प्रोटीन हम लोग बोले थे। एक तो सबसे पहले फाइब्रिनोजेन, दूसरा हम लोग क्या बोले थे, जो हेल्प करता है किस चीज़ में, तो वहाँ पे जाके जम जाता है, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन पे। दूसरा ग्लोब्यूलिन, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए IG पढ़ोगे तुम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ग्लोब्यूलिन हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आता है अपना, उसके बाद जो ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है कौन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है, फाइब्रिनोजेन का फंक्शन अभी जस्ट बताया, देखो यहाँ पर देखो, इसको मिटाओ। फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है, तो फाइब्रिनोजेन का फंक्शन यही है कि ये क्या करता है अपना क्लॉटिंग और कोगुलेशन ज़्यादा बेहतर शब्द होगा, कोगुलेशन, ठीक है। और ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, इसीलिए IG होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ठीक है।
एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक बैलेंस लिख लो, ऑस्मोटिक बैलेंस क्रिएट करता है, ठीक। फिर उसके बाद प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट कितना परसेंट? तो 45% ऑफ टोटल ब्लड। आइडेंटिफाई द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड। देखो इसमें आप आइडेंटिफाई करो। चलो आ जाओ। सबसे पहले ये क्या है? ये आरबीसी डायरेक्ट दिख रहा है। ये क्या है अपना? देखो मेगा कैरियोसाइट का टुकड़ा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। फिर उसका सी क्या है? ये देखो हेडफोन लगाया हुआ है, ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल, ठीक है। फिर इसका डी, ये देखो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? बेसोफिल, बेसोफिल। ई क्या है? देखो इसका जो न्यूक्लियस है देखो कितना सारा है, 1 2 3 4 5 है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है न्यूक्लियस की वजह से। कौन होता है बताओ? तो वो कौन शो करता है बताओ? तो ये शो करता है अपना न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। और एफ क्या है? देखो एफ के अंदर ये देखो बहुत सारा, ये बहुत बड़ा सा है और सेल भी बहुत बड़ा है। तो कौन सा सेल बड़ा होता है? मोनोसाइट। फिर देखो मोनोसाइट के नीचे ये देखो, ये बहुत, ये टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फो, क्योंकि ये देखो ये बड़ा वाला था, मैं बोला था तुमको कि बड़ा हो तो टी लिम्फो और छोटा हो न्यूक्लियस तो बी लिम्फो, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आगे आ जाओ। ये वाला चीज़ हो गया। मोस्ट अबंडेंट सेल इन ब्लड। मोस्ट अबंडेंट सेल कौन सा होता है? आरबीसी होता है, सीधी सी बात है। कितना होता है? ये भी आरबीसी काउंट इन ह्यूमन ब्लड देखो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। फिर आरबीसी आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पे बनता है? तो बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो इन अडल्ट्स। मैं बताया हूँ, बच्चा सबका बता दिया था। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ डैश इन विच मैमल्स एंड आर डैश इन, देखो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मोस्ट ऑफ द मैमल्स से क्या होगा? न्यूक्लियस ही नहीं होता है। और किस शेप का होता है? तो बाइकॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव शेप का होता है, ठीक है। फिर सब कुछ निकल चुका है उसका। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट पर 100 ml इच, कितना? 12 से 16 ग्राम। याद रखना है बिल्कुल। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है? 120 डेज। और आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होता है? तो स्प्लीन में, ठीक है, एकदम याद रखना है। फिर ल्यूकोसाइट आर वाइट इन कलर, तो ल्यूकोसाइट कलरलेस होता है, फॉल्स है, क्या होता है? कलरलेस, कलरलेस होता है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक हो जाता है ये बार बार, पता नहीं क्यों। WBC आर न्यूक्लिएटेड, बिल्कुल नहीं, WBC न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। WBC न्यूक्लिएटेड होता है? बताओ ना। नहीं होता है? अरे होता है बेवकूफ़ो, होता है। WBC काउंट इज, WBC का काउंट कितना है? 6000 से लेकर के 8000, 6000 से लेकर के 8000 पर mm³। इसलिए मैं बताया था। ल्यूकोसाइट आर शॉर्ट लिव्ड, ल्यूकोसाइट आर शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल ट्रू है। 2 कैटेगरी का होता है, ए ग्रैन्यूलोसाइट एंड ग्रैन्यूलोसाइट। एग्जाम्पल ऑफ ग्रैन्यूलोसाइट 3 होते हैं, कौन कौन सा मैं बताया हूँ? ईओसिनोफिल, 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 बेसोफिल जिसको हम लोग मास्ट सेल भी कह रहे थे, और अपना न्यूट्रोफिल। एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रैन्यूलोसाइट देखो पूछ चुका है, कौन कौन सा होता है बताओ तो ज़रा। तो अपना क्या क्या होता है इसमें? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या बोल रहा है? पहले लिम्फोसाइट ही लिख दो, चलो आ जाओ लिख देता हूँ। पहले लिम्फोसाइट एंड दूसरा कौन सा होता है? तो न्यूट्रोफिल की तरह ही एक और होता है जिसका नाम क्या है बताओ? सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट, 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 ठीक है। फिर न्यूट्रोफिल्स आर %% ऑफ टोटल। देखो न्यूट्रोफिल की बात हुआ, मोस्ट अबंडेंट 60 से 65 मोस्ट अबंडेंट होता है। ईओसिनोफिल कितना होता है? मैं बताया चुका हूँ, 2 से 3% होता है। बेसोफिल कितना होता है? 0.1 से 1% होता है। लिम्फोसाइट कितना होता है? लिम्फोसाइट भी अपना होता है कितना? लिम्फोसाइट कितना होता है बताओ ना? 6 to, नहीं लिम्फोसाइट थोड़ा ज़्यादा होता है शायद, हाँ 6 to 8% तो ये होता है। मोनोसाइट होता है 6 to 8%। लिम्फोसाइट अपना होता है 20 से 25%, ये थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे। मोनोसाइट कितना है? लिख दिया हूँ 6 to 8% पिछले में ही। फिर उसके बाद देखो डैश एंड डैश आर फाइगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग फ्रॉम द बॉडी। देखो एक बार फोकस नहीं कर रहा है ये, हाँ कर लिया।
डैश एंड डैश आर फैगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। सिंपल सी बात है, कौन कौन सा हो जाएगा? तो एक हो जाएगा अपना न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, क्योंकि ये क्या करता है, ये फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। तो बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल क्या सिक्रेट करता है? तो हेपारिन, याद है तुमको, हेपारिन, हिस्टामिन, अभी पूरा फंक्शन पढ़ाया हूँ, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। इसका हेपारिन का क्या काम है? हेपारिन का काम क्या है? हिस्टामिन का काम क्या है? सेरोटोनिन का काम क्या है? ये वैसो डाइलेटर है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये ब्लड कोगुलेशन एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। डैश आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, बताओ कौन? हिस्टामिन ही इन्फ्लामेटरी करता है, क्योंकि वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, हिस्टामिन। इन्फ्लामेटरी यानी कि क्या? स्वेलिंग हो गया या पेन हो गया, क्या इसको यहाँ लिख दो ना, पेन और स्वेलिंग, पेन एंड स्वेलिंग को ही एंटी इन्फ्लामेट का मतलब क्या होता है? फुलाना, बलून को इन्फ्लामेट करते हैं ना। फिर देखो 36 कि डैश आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, कौन होता है? जल्दी बताओ कौन होता है? तो बताओ जल्दी जल्दी, 1 2 3 इयोसिनोफिल, ठीक है। फिर उसके बाद 37 का बात करें, डैश रजिस्ट इन्फेक्शन को रजिस्ट कौन करता है? बताओ ना। सेम चीज़ भाई, एलर्जिक रिएक्शन भी यही करता है, इन्फेक्शन को भी रजिस्ट यही करता है, इयोसिनोफिल ही करता है। ये पैरासिटिक इन्फेक्शन लिख लो, साइटिक ज़्यादा अच्छा रहेगा, पैरासाइटिक लिखना, पैरासाइटिक एलर्जी, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, ठीक है। फिर इसका देखो लिम्फोसाइट्स टाइप, लिम्फोसाइट का 2 टाइप होता है, बताओ। एक बी लिम्फोसाइट एंड एक टी लिम्फोसाइट, दोनों ही क्या करता है? अपना इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट है, ठीक है। इसीलिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ना है। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, प्लेटलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स हम लोग कहते हैं। फिर प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, सीधे ये तो याद ही रखना है तुमको, जो कि बोन मैरो में बनता है, मेगा कैरियोसाइट में, MARROW, ठीक है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है बताओ? तो 1.5 से 3.5 लाख में याद करवा चुका हूँ, लाख पर mm³, जो कि मैं पूरा याद करवा चुका हूँ कि क्या वहाँ पर RBC में कितना था? RBC में 5 से 5.5 मिलियन था, WBC में कितना था? 6 से 8 हज़ार था, और इसमें कितना था? 1.5 से 3.5 लाख था, लाख, हज़ार, मिलियन, ठीक है, याद रखना है। अब ब्लड ग्रुप को हम करेंगे बाद में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। देख रहे हो आप यहाँ पर 6:43 हो चुका है, 6:43 हो चुका, ऊपर दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम अब ख़त्म करते हैं, और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।